Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and now in this video, we are going to solve the entire quant section of the CAT 2024 Slot 1 paper. Yes, कैट का 2024 का स्लॉट वन का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के पूरे 22 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स टेक्निक्स मेथड्स सब कुछ पता चलने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि कैट की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा सेक्शन, कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, किसमें आपको और हेल्प की जरूरत है, और प्रैक्टिस चाहिए, और ज्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। कंसीडर टू सेट्स, ए इज इक्वल टू अ सेट ऑफ 6 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। Let f be a function from a to b such that for every element b in b there is at least one element a in a, right? कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हैं वो लोग, तो कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है। इस सेट ए में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। उसके बाद एक छोटा सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमें 1, 8 और 27 दिख रहा है। हमें फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन कैसा बनाना है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए से बी की तरफ, राइट। जब हम ए की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें बी मिलना चाहिए, और उन्होंने ये बोला है कि फॉर एवरी एलिमेंट बी इन बी देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ए इन ए। मतलब इस वन के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, सेट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन की डेफिनेशन से ये पता है कि अगर हम यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी मैपिंग एक एलिमेंट के साथ करते हैं तो वो फंक्शन है, ठीक। अगर 13 की मैपिंग 1 के साथ हो जाती है या 8 के साथ या 27 के साथ, तो वो हमारी एक मैपिंग है, एक वैलिड मैपिंग है, वो एक फंक्शन है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ से मैनी वैल्यूज होते हैं और उनकी मैपिंग सिर्फ एक वैल्यू के साथ हो जाती है, तो ये भी एक फंक्शन है। मतलब 11 और 13 दोनों की मैपिंग 1 के साथ हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो भी एक फंक्शन है। बस इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ की एक वैल्यू की मैप, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेके आपको उसे इधर दो मैपिंग, दो वैल्यूज के साथ एक साथ एट द सेम टाइम उसकी मैपिंग नहीं करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो अपन टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स पता करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, ठीक है, कि कितने मैपिंग्स हो सकते हैं। जितने मैपिंग्स हो सकते हैं उतने ही फंक्शन बन सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि इस टू के 3 मैपिंग्स पॉसिबल है एट अ टाइम, एक बार में। या तो ये 1 के साथ मैप होगी, मैपिंग होगी इसकी, या 8 के साथ, या 27 के साथ। तो 2 के 3 केसेस आर पॉसिबल। सिमिलरली इस 3 के भी 3 केसेस पॉसिबल हैं, इस 5 के भी 3 केसेस पॉसिबल हैं, 7 के भी, 11 के भी और 13 के भी। तो सबके 3 केसेस पॉसिबल हैं। मतलब 729 मैपिंग्स आर पॉसिबल। और अगर 729 मैपिंग्स पॉसिबल है तो डेफिनेटली इतने ही ज्यादा से ज्यादा फंक्शन यहाँ पर बन सकते हैं इन दोनों सेट्स के बीच में, ठीक। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है बच्चों कि हम यहाँ पर जब 3333 का केस ले रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इन पूरे के पूरे 6 एलिमेंट्स की मैपिंग 1 के साथ हो जाए, जबकि क्वेश्चन में ये कहा है कि 1, 8 और 27 तीनों जो है वो हमारे कवर होने चाहिए। तो फिर हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मैपिंग्स विच कवर ओनली वन एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो ऐसे मैपिंग्स कितने हैं जो कि बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट को कवर करते हैं? तो अगर इन पूरे 6 की मैपिंग 1 के साथ हो जाए तो वो एक केस है, इन पूरे 6 की मैपिंग 8 के साथ हो जाए तो वो एक केस है, और इन पूरे 6 की मैपिंग 27 के साथ हो जाए तो वो एक केस है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 3 केस ऐसे बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऐसे केसेस को तो हटा देना है जिसमें बी का कोई भी एलिमेंट मैपिंग होने से छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ मैपिंग्स विच कवर ओनली 2 एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। तो अगर ऐसी मैपिंग्स भी हमारे पास हैं जिसमें सेट बी के सिर्फ 2 ही एलिमेंट कवर होते हैं, तो वो भी तो यहाँ से हटाना पड़ेगा।
क्योंकि हमें तो तीनों ही एलिमेंट कवर करना है। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि इन तीन में से कोई भी दो एलिमेंट को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 3C2, राइट। अब अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट कवर कर लिए का सिलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद यहाँ से इन पूरे 6 एलिमेंट्स की उन दो एलिमेंट्स के साथ टोटल कितनी मैपिंग्स बनेंगी, तो सेम यही लॉजिक लगाओ। यहाँ पे 3 की पावर 6 आया था तो यहाँ पे 2 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन उसमें से दो केस ऐसे भी होंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे होंगे, और वो हम इसमें कवर कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, तो उन्हें डबल से काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3, 2 की पावर 6 64 -2 इज 62, तो यहाँ पर 186 मैपिंग्स हो जाएंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स हैं 729, जिसमें से 3 मैपिंग ऐसे हैं जिसमें सेट बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट कवर हो रहा है, और 186 मैपिंग्स ऐसे हैं जिसमें सेट बी के सिर्फ दो ही एलिमेंट कवर हो रहे हैं। इनको सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 540। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, 540 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगेन एलजेब्रा का क्वेश्चन है। आई एम वेरी श्योर आपको पता तो है ही कि कैट में सबसे ज्यादा अरिथमेटिक और एलजेब्रा ही आता है ना। यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। आइडेंटिटी क्या है, तो बच्चों आइडेंटिटी को नोट करेंगे, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। कोई भी तीन रियल नंबर होते हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम, चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है P, एक नंबर है Q और एक नंबर है R, ठीक है। तो तीनों के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो हमेशा PQ प्लस QR प्लस RP, इस प्रोडक्ट के सम से हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी प्लस टी। मान लो क्योंकि ये इक्वल है या बड़ा है, तो अगर हमने यहाँ पे टी ऐड कर दिया, टी को कोई पॉजिटिव या जीरो नंबर ले लेते हैं दिमाग में, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा या तो इसके बराबर आएगी जब टी जीरो होगा, और अगर टी जीरो से बड़ा हुआ तो ये बड़ा भी हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे t जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिमाग में रख लेते हैं। अब हमें जो इक्वेशंस गिवन है उन इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, राइट, उन इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर है तो उसे हम माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी। जेड स्क्वायर है तो माइनस जेड स्क्वायर, और इन सबका सम हो गया ए, ठीक। सिमिलरली जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसमें हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई और उसके बाद माइनस जेड एंड देन दैट इज इक्वल टू 3 प्लस ए। तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे x माइनस वाई और माइनस जेड तीन रियल नंबर हैं, और रियल नंबर है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो मान लो कि x जो है वो p के बराबर है, y जो है वो q के बराबर है, और z जो है वो r के बराबर है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। अब हमको एक चीज और भी पता है, हमको क्या पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, है ना, यही होता है। अब हमको जो वैल्यूज गिवन है वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का सम गिवन है और पी क्यू आर का सम गिवन है, मतलब हमें इसे गायब करना है। तो इसे गायब करना है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका सम माइनस टी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू को अगर हमने पुट किया तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टी के बराबर। अब अगर हमने इसको सॉल्व करके देखा तो दिस वैल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस 2t, ठीक है, एंड दैट इज डेफिनेटली p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये हमें कितना दिखाई देगा, 3 प्लस ए डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 3 प्लस ए डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी a बाय 4,
और यहाँ पर आ गया -2t। ठीक, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने ये 4 स्क्वायर 16 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं तो क्या आ सकता है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। सो वी जस्ट हैव अ लुक एट इट, राइट। देख लेते हैं इसे ध्यान से। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि 3 + a का होल स्क्वायर, 3 + a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 6a + a स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई करोगे तो एक 4 से एक 4 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12a माइनस 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -32t। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 12a जो है इसको हम राइट से लेफ्ट में लेकर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, तो a² -6a + 9 इज इक्वल टू -32t। और उसके बाद इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके सोचें तो ये a-3 का होल स्क्वायर है, दैट इज -32t। अब आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि t की वैल्यू या तो 0 थी या 0 से बड़ी, मतलब या तो 0 या पॉजिटिव। तो t अगर 0 या पॉजिटिव है तो ये वाला जो पार्ट है ये या तो 0 होगा या निगेटिव। लेकिन हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये डेफिनेटली 0 होना चाहिए। इससे हमारा कंक्लूजन ये आया कि t की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, t को 0 ही होना पड़ेगा। और t अगर 0 है तो यहाँ पे 0 ले लो, तो a-3 का स्क्वायर 0 है तो a-3 भी 0 होगा और a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है a के लिए, दैट हैज टू बी इक्वल टू 3। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, शायद एक्चुअल एग्जाम में हम इसको स्किप कर देते, इसको सॉल्व नहीं करते, बट यस एग्जाम के बाहर तो हमें पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इफ द इक्वेशंस, ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनका एक कॉमन रूट है, देन द वैल्यू ऑफ m 2m + 3n इज। ठीक है, तो अगेन अगर तीनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है तो हमको ये पता है कि उस कॉमन रूट को अगर हम x ही मान लें तो ये तीनों x की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तीनों एक साथ 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहला जो इक्वेशन है x² + mx + 9, इसकी वैल्यू x² + nx + 17 की वैल्यू, और x² प्लस इसको अपन ओपन कर लेते हैं तो mx + nx + 35 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज एक साथ 0 होंगे x को अगर हम x के बराबर ही पुट करेंगे। मैं कॉमन रूट को x ही मान रहा हूँ, आप चाहो तो अल्फा बीटा p कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, राइट। लेकिन क्यों रखना है, जबरदस्ती अपना राइटिंग वर्क क्यों बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से तीनों इक्वेशंस एक साथ 0 होनी चाहिए, हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो देखो x² से x² कैंसिल, mx से mx कैंसिल, तो बचेगा 9 इज इक्वल टू nx + 35, मतलब nx की जो वैल्यू है वो होगी 9 - 35, दैट इज -26। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो सब कैंसिल होगा, 17 इज इक्वल टू mx + 35, तो यहाँ पर mx की जो वैल्यू है 17 - 35, तो ये आ जाएगी -18, राइट। अब हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अगर nx -26 है तो x² -26 + 9 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, मतलब x² इज इक्वल टू -26 + 9 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो mx है ना बच्चों, mx, राइट। तो mx है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास, ठीक है, क्या आ जाएगा, mx है ना, तो -18 + 9, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू या तो +3 आएगी या -3 आएगी। तो एज ऑफ नाउ तो हम दोनों केस ले लेते हैं, +3 भी और -3 भी। अब हमको पता है कि mx जो है वो -18 है, तो अगर x +3 है तो m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -6, और या फिर अगर ये -3 है तो m की वैल्यू हो जाएगी +6। उसके बाद n जो है, अगर nx -26 है तो अगर ये +3 है तो n की वैल्यू होगी -26/3, और अगर ये -3 है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू होगी +26/3। अब आप ध्यान से देखिए कि कैट में जब हमसे टीटा टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
जिसमें हमको आंसर सिर्फ इंसर्ट करके बताना है, आंसर ऑप्शंस गिवन नहीं होते, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो 2m प्लस 3n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उस लॉजिक से अगर हम सोचें तो अगर x की वैल्यू +3 है तो m और n दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो इसका आंसर भी निगेटिव आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ही यही है कि ये वाला केस जो है ये बनेगा नहीं। इसके और भी लॉजिक है, ये वैल्यूज रख के देखोगे तो आपको कुछ तो फ्लॉ भी दिखाई देगा, बट जब आंसर क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है तो उतना अकल लगाने की जरूरत नहीं। तो अब अगर ये वाला केस पॉसिबल है तो m है 6 और n है 26/3, तो हमको ये पता है कि 2m प्लस 3n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। m आ गया है 6 के बराबर, और n जो है वो हमारा आ चुका है 26/3 के बराबर। कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 प्लस 26 हमारा आंसर आ जाएगा 38, एंड दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए, करेक्ट आंसर 38 आ गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x100, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये है कि जब हम x1 में प्लस d, कोई भी एक नंबर d ऐड करेंगे तो x2 आएगा, x2 में प्लस d करेंगे तो x3 आएगा, एंड सो ऑन, यही पैटर्न चलता रहेगा। d d d d d d ऐड होता जाएगा और हमें फाइनली x100 मिलेगा, है ना। तो हमको पता है फर्स्ट टर्म है x1 और कॉमन डिफरेंस है d। तो अगर हमसे बोला कि x5 जो है वो इक्वल टू -4 है, तो हम ये जानते हैं कि हमें x1 से x5 तक पहुंचने के लिए 4 बार d ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये x1 प्लस 4d है, दैट इज इक्वल टू -4। सिमिलरली फिर हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है 2 टाइम्स ऑफ x6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x9 इज इक्वल टू x11 प्लस x13। तो अगर हम यहाँ पर भी ध्यान से सोचें तो x6 तक पहुंचना है तो x1 में 5 टाइम्स d ऐड करना पड़ेगा, x9 तक पहुंचना है तो x1 में 8 टाइम्स d ऐड करना होगा, x11 है तो x1 में हमें 10 टाइम्स d ऐड करना होगा, और x13 है तो x1 में हमें 12 टाइम्स d ऐड करना होगा। सॉल्व करके देखा तो 2x1 मिलाकर हो जाएगा 4x1, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 10 प्लस 16 ये हो जाएगा 26d। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये हो गया 2x1, 10 प्लस 12 22d। दोनों को सॉल्व करके देखा तो दिस विल बी 2x1, यहाँ पे 26d माइनस होगा तो -4d। तो -4d की वैल्यू 2x1 आ रही है, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। अगर -4d 2x1 है तो 4d हो जाएगा -2x1। तो यहाँ पर आ गया x1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू -4, तो -x1 इज इक्वल टू -4, मतलब x1 इज 4। अब अगर x1 4 है तो 4 से 4 तो कैंसिल, तो d की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। हमें ये पूरा का पूरा पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारी पहली टर्म है 4 और उसमें से लगातार 2 2 2 2 माइनस होता जा रहा है। तो x100 कितना होगा, तो हमें पता है कि x100 तक पहुंचने के लिए हमें x1 में 99 टाइम्स d ऐड करना पड़ेगा। x1 की वैल्यू है 4 और उसके बाद जो d है वो है -2, तो 99 इंटू -2 मतलब -198, और हमारा आंसर आ जाएगा -194। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया -194। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है, रेनू वुड टेक 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day to complete the same task. They decide to work together to complete this task. Seema agrees to work for double the number of hours per day as Renu, while Renu agrees to work for double the number of days as Seema. If Renu works 2 hours per day, then the number of days Seema will work is. राइट, तो चलो देख लेते हैं। बहुत टाइम एंड वर्क का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि अलजेब्रा और अरिथमेटिक के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये अरिथमेटिक का पार्ट है। नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स देख लेते हैं, रेनू और सीमा की एफिशिएंसी देख लेते हैं, और उनका वर्क देख लेते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर रेनू अकेले काम करे
तो 15 डेज 4 आवर्स मतलब 15 इंटू 4 60 आवर्स में उसका काम फिनिश हो जाता है। सिमिलरली अगर सीमा अकेले काम करे तो उसे लगते हैं 8 डेज 5 आवर्स पर डे, तो मतलब 8 इंटू 5 उसका काम 40 आवर्स में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 घंटे में काम खत्म करती है रेनू, सीमा 40 आवर्स में। तो सबसे पहले 60 और 40 का एक एलसीएम ले लो और उसे वर्क मान लो। तो 60 और 40 का एलसीएम होगा 120, तो लेट्स से कि वर्क है 120। तो अगर रेनू 60 घंटे में 120 यूनिट्स का वर्क करती है तो 120 अपॉन 60 शी इज डूइंग द वर्क एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर आवर। सिमिलरली 120 बाय 40, so सीमा इज डूइंग द वर्क एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब उन्होंने ये बोला कि लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो आप ध्यान से। उन्होंने हमसे ये कहा कि इफ रेनू वर्क्स 2 आवर्स पर डे, तो रेनू जो है वो डेली के डेली 2 आवर्स काम कर रही है, और एग्रीमेंट ये हुआ है कि सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। तो अगर रेनू रोज 2 घंटे काम कर रही है तो सीमा रोज 4 घंटे काम करेगी। While Renu agrees to work for double the number of days as सीमा, लेकिन अगर सीमा एन डेज काम करेगी तो रेनू 2 एन डेज काम करेगी। इसका मतलब कुल मिलाकर 2n इंटू 2, राइट। इनका जो आपका नंबर ऑफ आवर्स हो गए वो 4n हो गए, और इसके भी 4n, मतलब दोनों को 4n आवर्स ही काम करना है। दोनों 4n और 4n आवर्स ही काम करेंगे। इसका मतलब दोनों का टाइम तो सेम हो गया। तो अगर दोनों का टाइम सेम हो गया, इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों मिलके काम करेंगे तो उन्हें कितने आवर्स लगेंगे। तो हमें पता है वर्क है 120 यूनिट्स का। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 2 + 3 हर आवर में 5 यूनिट का काम होगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 उनको 24 आवर्स लगेंगे। इसका मतलब अगर रेनू ने 24 आवर्स काम किया और सीमा ने भी 24 आवर्स, तो काम हो जाएगा फिनिश, राइट। तो 4n की वैल्यू 24 होनी चाहिए क्योंकि दोनों को 24 आवर्स ही काम करना है। तो ये 4n भी 24 है, ये 4n भी 24 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क। तो नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, सीमा n डेज काम कर रही है और n की वैल्यू है 6, मींस यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सो लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। देखते हैं, 10 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो मेरे ख्याल से अगर आपने प्रिपरेशन की है या आप नंबर्स के रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो आपको एक रूल पता है। नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लो। इसको हम बोलते हैं फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, FLT, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ये थ्योरम हमसे ये कहता है कि a की पावर p-1 को जब भी हम p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। कंडीशन नंबर 1 कि p जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कि ए और पी जो है वो को प्राइम नंबर्स हो, मतलब ए और पी के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर देन 1, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है। चलो एनीवे, क्या ये रूल यहाँ पर लगा सकते हो, तो हम बोलेंगे यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। 10 की पावर 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, p-1 हो जाएगा 6, और 10 और 7 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होता नहीं। तो ये रूल यहाँ लग गया। अब अगर 10 की पावर 6 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पावर 100 में अगर हम 6 का सबसे बड़ा मल्टीपल ढूंढे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन, चलते जाओ। तो 6 का 16 टाइम्स होगा 96। इसका मतलब अगर 10 के ऊपर पावर 96 भी होगी और उसे भी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आ जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है कि 10 की पावर 6 की पावर ही तो ये 16 है, तो डेफिनेटली 10 की पावर 6 से रिमाइंडर 1 है, तो और 16 पावर लगा दोगे तो भी रिमाइंडर 1 ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 10 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, 10 की पावर 96, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट शुड बी द रिमाइंडर। तो पहले पार्ट से रिमाइंडर आया 1, 10 की पावर 4 को जरूर 7 से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, 10 की पावर 4 मतलब 100 इंटू 100, 100 को 7 से डिवाइड करते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर।
तो 100 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, दूसरे 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो भी 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 टोटल रिमाइंडर होगा 4। आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, दूसरा रिमाइंडर बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन हमारा मेरे ख्याल से आराम से 30-40 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। काफी इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास 1/8 है, और 1/8 जो होता है बच्चों वो 2 की पावर -3 होता है। उसके बाद अगर ये 32768 इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे, तो 32768 को अगर 8 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4096, फिर 8 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 512, फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 64, फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8, और फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 1। इसका मतलब ये जो नंबर है 32768, 32768, ये 8 की पावर 5 है। अब 8 खुद 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15। ठीक है, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में होगा तो फिर पावर निगेटिव होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/32 जो है ये हो जाएगा 2 की पावर -15। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर -3 की पावर के, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर -15 की पावर 1/3, यहाँ पर 2 की पावर -3, यहाँ पर 2 की पावर -15 के ऊपर पावर है 1/k। एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है, एक बाहर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर -3 के, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर -15 में 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो -5, यहाँ पर 2 की पावर -3, और इसको ओपन करोगे तो 2 की पावर -15/k। ठीक, एंड ऑब्वियसली जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर सकते हो, सो दिस विल बिकम 2 की पावर -3k -5, यहाँ पे 2 की पावर -3 -15k। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो -3k -5 -3 -15k, सबसे पहले तो माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएंगे, या डायरेक्टली भी देख सकते हो 15k को अगर, अच्छा 15k नहीं है बच्चों, ये 15/k है, राइट, आई एम सॉरी, सो दिस हैज टू बी 15/k। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो है 5 को इधर ले लो तो 5 -3 2, और इस पावर को इधर ले लो तो ये हो जाएगा 15/k -3k इज इक्वल टू 2। उसके बाद फिर पूरे में k मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। एक आसान तरीका ये है कि हमें यहाँ पर k की वैल्यू ही तो गिवन है, राइट। ठीक है, तो k की, अच्छा k के सारे वैल्यूज का सम है, तो बनानी तो पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि k के सारे वैल्यूज का हमें सम पता करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके लिए पूरी इक्वेशन में k मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 15 -3k स्क्वायर, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 2k, और उसके बाद सारे टर्म्स को अगर ट्रांसपोज करके एक ही तरफ ले आओगे तो 3k स्क्वायर प्लस 2k -15 इज इक्वल टू 0। अब पता है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब के जो दो रूट्स आएंगे या दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों रियल होंगी, और हमें पता है कि अगर दो रूट होते हैं तो उनका सम कितना होता है -b/a, तो -2/3 उन दोनों वैल्यूज का सम होगा। ठीक है, अब वो वैल्यूज कैलकुलेट करने की देखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, आप बस ये देख लो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, b² -4ac, ये वाली टर्म निगेटिव होती है तो -4ac अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, और b² तो पॉजिटिव होगा ही, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसके दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों का सम होगा -2/3, मतलब k के सारे रियल वैल्यूज का सम होगा -2/3। आंसर ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट, नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखते हैं। For any natural number n, let an be the largest integer not exceeding square root of n. Not exceeding का मतलब ये है कि इक्वल तो हो सकता है, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ये समझे कि a1 की वैल्यू कितनी होगी, ए एन का मतलब है रूट एन से के बराबर या उससे छोटा कोई भी इंटीजर, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1, ठीक है,
ए एन लार्जेस्ट इंटीजर है, तो ए एन सबसे बड़ा इंटीजर भी होना चाहिए जो वन से बड़ा ना हो, तो मतलब इसकी वैल्यू तो वन ही हो जाएगी। सिमिलरली ए टू जो है वो रूट टू होता है 1.414, और हमें ये पता है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा इंटीजर लेना है जो 1.414 से बड़ा ना हो लेकिन लार्जेस्ट भी हो, मतलब यहाँ पर भी वन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे ए थ्री, तो ए थ्री जो है उसमें हमें दिखाई देगा 1.732, और इसमें भी लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज वन। उसके बाद ए फोर देखेंगे तो ए फोर की वैल्यू जो है वो टू आ जाती है, तो ये तो टू ही रहेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा बेसिकली बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम ए एन की जो वैल्यू है वो ले रहे हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ए वन भी वन आएगा, ए टू भी वन आएगा और ए थ्री भी वन आएगा, तो तीन बार तो वन हो गया। सिमिलरली फिर अगर हम ए फोर से स्टार्ट करेंगे तो ए फोर की वैल्यू टू हो जाएगी, और ये कब तक टू रहेगी, ए नाइन तक, क्योंकि नाइन किसका स्क्वायर होता है, थ्री का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए फोर से लेके ए एट तक हमारे पास सबका आंसर टू 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 ही आने वाला है, ठीक है, मतलब पांच बार टू आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ए नाइन से ए फिफ्टीन तक हमारे पास थ्री 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 आता जाएगा। उसके बाद ए सिक्सटीन से लेके और ए ट्वेंटी फोर तक हमारे पास आएगा फोर 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 फोर, एंड देन ए ट्वेंटी फाइव से ए थर्टी फाइव तक हमारे पास होगा फाइव 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 फाइव, और उसके बाद ए थर्टी सिक्स से लेके ए फोर्टी एट तक हमारे पास होगा सिक्स 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 सिक्स, और फिर ए फोर्टी नाइन और ए फिफ्टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सेवन सेवन, क्योंकि ए फोर्टी नाइन का रूट तो सेवन है ही, फिफ्टी का रूट भी सेवन से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो लार्जेस्ट इंटीजर जो कि उससे बड़ा ना हो तो वो हो जाएगा सेवन, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स होंगे। अब अगर इन सबका सम पता करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे सम देखो, वन 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 तीन बार आ रहा है तो वन इंटू थ्री ये हो जाएगा थ्री, टू जो है वो हमें फाइव टाइम्स दिख रहा है तो टेन, थ्री हमें दिखाई देगा सेवन टाइम्स सो दैट विल बी 21, फोर हमें दिखाई देगा नाइन टाइम्स सो दैट विल बी 36, उसके बाद फाइव हमें दिखाई देगा 11 टाइम्स, फाइव इंटू 11 55, सिक्स हमें दिखने वाला है 13 टाइम्स सो दैट विल बी 78, और फिर सेवन हमें दो बार दिखाई देगा सो दैट विल बी इक्वल टू 14, है ना। तो अब हमें इन सबको ऐड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा थ्री प्लस वन फोर प्लस सिक्स टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस 12 इज 27, कैरी आया टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन प्लस एट इज 21। तो इसका मतलब इन सबका सम आएगा 217 और हमारा आंसर भी होगा 217। तो चलो चेक कर लेते हैं फटाफट, आंसर 217 आ गया, है ना। तो काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस सोचना है, बाकी मेरे ख्याल से पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक और अरिथमेटिक का आसान सा क्वेश्चन, इन September the incomes of Kamal, Amal and Vimal are in the ratio 8:6:5. They rent a house together and Kamal pays 15%, Amal pays 12% and Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent in that month, right? तो देखो अगर इनकी जो वैल्यूज हैं वो रेशो में गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज है, तो मतलब हम वैल्यूज को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्चुअल वैल्यू तो दिख नहीं रहा, तो रेशो को एज्यूम कर लो। तो अगर कमल, अमल और विमल की जो इनकम है उनको हम एज्यूम कर लेंगे 800, 600 और 500। तो देखो अब कमल ने अपनी इनकम का 15%, तो इसका 1% है 8, तो 15 8 जा 120, तो कमल ने कितने रुपए दिए 120। अमल ने 12% दिया उसकी इनकम का, तो अमल का 1% है 6, तो 12 6 जा 72 रुपीज दिए, और विमल ने 18, तो 18 5 जा 90। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा हाउस रेंट जो है वो कवर कर लिया। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो 2, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 इज 18, तो ये हो जाएगा 282। मतलब जब उनकी इनकम 800 600 500 थी तो उनका हाउस रेंट कितना था 282 रुपीज। ये हमारी पहली सिचुएशन हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद ये हुआ कि इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज, तो हाउस रेंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। वाइल देयर इनकम्स इंक्रीज बाय 10 12 एंड 15%, तो कमल की इनकम 10% से बढ़ गई, तो 800 का 10% 80, तो ये हो गई 880। उसके बाद जो अमल की इनकम है वो बढ़ गई है 12% से, तो 72 रुपीज बढ़ गए, तो 672।
और जो विमल की इनकम है वो 15% से बढ़ गई तो 575 हो गए। मतलब इनकी इनकम कितनी हो गई, 025, मतलब ये हो गया 7, तीनों की मिलाकर अगर हम इनकम देखें 7 7 14, 14 प्लस 8 इज 22, कैरी आया 2 प्लस 5 7 प्लस 6 13 प्लस 8 21, तो इतनी इनकम है, राइट। अब इस इनकम में से उनको इतना रेंट देना है, तो इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू, तो ये जो हाउस रेंट पे करना है ये इनकी टोटल इनकम का कितना परसेंट होगा, ये बात हमें पता करनी है। तो देखो 2127 के हिसाब से सोचोगे तो 10% कितना होगा बच्चों, तो ये होगा 212.7। क्या हम यहाँ तक पहुंचे? नहीं, राइट, इससे तो काफी ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ये देखें कि अच्छा ठीक है, अब इसका 1% कितना होगा, तो 1% है 21.27, दोनों को ऐड करेंगे तो करीब करीब हमारे पास 234 के आसपास हो जाएगा। अभी भी ये अमाउंट बड़ा है, तो एक 1% और ऐड करते हैं 21.27, तो पहले 234 हो गया था, उसमें 21 और ऐड करेंगे तो 255 से 256 के आसपास। 255 256 में एक बार 21.27 और ऐड करेंगे तो हम काफी क्लोज पहुंच जाएंगे 282 के। तो वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर होगा हमारे पास 13%, और 13% का टोटल सम अगर हमने कैलकुलेट किया 7 3 21, 2 4 8 प्लस 7 15, कैरी आएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 276.1, मतलब इस नंबर का 13% 276.51 है, जबकि रेंट है 282, मतलब 13% से थोड़ा ज्यादा होगा, एंड ऑब्वियसली 14% से तो कम होगा, तो 13 और 14 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? So let's move on and try to solve question number 10 now. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The sum of all four digit numbers that can be formed with the distinct non-zero digits A, B, C, and D, with each digit appearing exactly once in every number, is 153310 plus n, where n is a single digit natural number. Then the value of this sum is। ठीक है, इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी भी सम पता करना है n डिजिट्स को लेकर बनने वाले सभी नंबर्स का विदाउट रिपीटेशन, नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और फिर जितने भी नंबर्स बन सकते हैं उनका सम कितना आएगा, तो हम हमेशा सबसे पहले लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल। उसके बाद जो हमारा सेकंड ब्रैकेट होता है उसमें जितने भी हमें डिजिट्स गिवन है उन सब का सम। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन ये होती है कि सारे डिजिट्स नॉन जीरो होने चाहिए, अगर जीरो हो जाएंगे फिर गड़बड़ है, फिर हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो n-1 फैक्टोरियल सम ऑफ द डिजिट्स, और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है 1 1 1 1 1 एन टाइम्स, मतलब अगर हम 3 डिजिट के नंबर बना रहे हैं तो 3 बार 1, 4 डिजिट के नंबर बना रहे हैं तो 4 बार 1, एंड सो ऑन। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तो हम सारे 4 डिजिट नंबर्स ही बना रहे हैं, सारे डिजिट्स हमारे नॉन जीरो है, मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर है तो n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल। सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और 4 ही डिजिट के नंबर हैं तो 1 1 1 1। अब इन सबका जो सम है वो है 153310 प्लस n, ठीक है। अब ये n जो है ये क्वेश्चन का n है, और ये वाला जो n है ये फॉर्मूले का है, राइट। फॉर्मूले का में n का मतलब है कि हम कितने डिजिट के नंबर्स बना रहे हैं या कितने डिजिट्स हमारे पास है, राइट। और क्वेश्चन में तो n का मतलब डेफिनेटली डिफरेंट है। एनीवे अब अपन आ जाते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसे 1111 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितना ऐड करने से 111 का मल्टीपल बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक बेसिक रिमाइंडर की प्रोसेस को यूज करें तो हमें पता चलेगा कि इस नंबर को 111 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 1 टाइम्स ले लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 4 बचा, फिर ये 1 नीचे आ जाएगा। अब ये 4 है तो आप 3 टाइम्स तक जा सकते हो, तो 3 टाइम्स लिया तो ये 3 3 3 3 हो गया। 11 में से 3 माइनस किया 8 बचा, यहाँ 1, 11 में से 3 माइनस किया 8 फिर 8, और फिर यहाँ 0 है, ठीक है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ 8 लिखेंगे तो हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर आएगा -8, मतलब इस नंबर में 8 ऐड करने से ये 111 का मल्टीपल बन जाएगा, और कितनी बार डिवाइड होगा 138 टाइम्स।
तो हमें सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में n 8 होना चाहिए। उसके बाद 3 फैक्टोरियल होता है 6, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज 1111 और यहाँ पर आएगा 153310 और n 8 है तो ये हो जाएगा 8, राइट। अब हमने ये समझ लिया कि इस नंबर को अगर हम 1111 से डिवाइड करेंगे तो 138 आएगा, और अगर ये 138 आ गया तो 6 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ये हो गया 138, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है दिस विल बी हाउ मच, तो 6 2 जा 12 बचेगा 118, 6 3 जा 18 तो 23। तो हमें ए बी सी डी का सम भी पता चल गया, हमें एन की वैल्यू भी पता चल गई। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम ए बी सी डी के सम के साथ एन को भी ऐड करें, तो 23 के साथ इस 8 को भी ऐड करें और फिर अपना आंसर बताएं। तो आंसर हो जाएगा 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो चेक करके देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 31, करेक्ट। देन वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ABCD is a rectangle with sides AB is equal to 56 and BC is equal to 45 and E is the midpoint of CD। तो मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी 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 क्विकली, बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। ए बी जो है इसकी लेंथ है 56, बी सी की लेंथ है 45, और फिर उन्होंने बोला कि ई जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, मतलब अगर ये टोटल 56 है तो ये भी 56 क्योंकि है तो रेक्टेंगल ही, विच मीन्स दिस पार्ट इज 28, दिस पार्ट इज 28। तो फिर उन्होंने बोला है कि देन इन रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो ट्राइंगल एडीई बनाओगे तो ये है 90 डिग्री ट्राइंगल, इसकी एक साइड है 28, एक है 45। अब अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्मेशन के ज्यादातर लॉस को फॉलो नहीं करता, तो अगर अलग से इसे याद रख लोगे दिमाग में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक, कैट में ही दिख रहा है तो बाकी एग्जाम्स में भी हो सकते हैं। अब अगर ऐसा ट्राइंगल है तो इसके इन सर्कल की रेडियस हमें पता करनी है, और इन सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो स्मॉलर साइड्स हैं 28 और 45, हाइपोटेन्यूज है 53, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 20/2, मतलब इन रेडियस आएगी 10 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर भी है ना। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। इन द एक्स वाई प्लेन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज, राइट। तो सबसे पहली बात कि अगर आप y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4 इसकी बात कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक वर्टिकल एक्सिस बना सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना सकते हो, और x को अगर 0 रखा तो y होगा 4। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ले सकते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। और अगर y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -4, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जहां पर x -4 है और y 0 है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट इज -4,0। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ये लाइन जो है बच्चों ये होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की लाइन, और हमसे बोला है y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्स प्लस 4, तो मतलब हमें इसके ऊपर का रीजन कंसिडर करना है। तो जिस रीजन में हम एरिया निकालने वाले हैं वो इस लाइन के ऊपर होगा। उसके बाद दूसरे में आ जाओ, तो दूसरी इनइक्वालिटी अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, राइट, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट। मेरे ख्याल से आपको सर्कल जैसा दिखाई देगा, है ना, सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ये बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो हमारे पास है ही, वाई स्क्वायर माइनस 4y भी हमारे पास है ही। अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें +4 करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, और इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 4 8, मतलब इस इनइक्वालिटी के हर टर्म में 8 8 8 ऐड कर दो, तो -4 में +8 करोगे तो ये हो जाएगा +4। उसके बाद यहाँ पर जो 8 है वो दो पार्ट में ऐड होगा, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +4,
और उसके बाद इस 0 में 8 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8। सॉल्व करके देखा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, राइट, और y-2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे सर्कल की जो रेंज है वो 4 से 8 तक है, राइट, जिसमें हम 4 को तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे सर्कल की मिनिमम रेडियस 2 हो सकती है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, मतलब इसकी मैक्सिमम रेडियस 2√2 हो सकती है। सेंटर क्या होगा, तो यहाँ से सेंटर पता चलता है, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, इसको इक्वल टू जीरो लोगे तो y की वैल्यू 2, तो ये हो गया सेंटर। तो -2, 2 इसका सेंटर है, ठीक है, -2, 2 जो कि इसी लाइन पर आ जाएगा, तो -2, 2 इसका सेंटर है, और रेडियस हो सकती है मिनिमम 2 के बराबर और मैक्सिमम 2√2 के बराबर। तो हमें पता चलेगा कि अगर इसकी रेडियस 2 लोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो ऑलरेडी 2 है, तो आपका जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और अगर रेडियस 2√2 लोगे तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा, ऐसे बन जाएगा। और हमें इन सारी चीजों को क्लब करके जो एरिया एनक्लोज हो रहा है वो निकालना है। तो अगर एनक्लोज्ड एरिया देखोगे तो एनक्लोज्ड एरिया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट, जो कि दोनों सर्कल के बीच में भी है, इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए, है ना। तो ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। कैन वी से कि ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये पूरा रिंग का एरिया मिल जाएगा, और ये रिंग के एरिया में से हाफ है, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो मतलब ये डायमीटर है, और डायमीटर है तो ये एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हाफ, किसका हाफ, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई ऑफ बड़ा वाला सर्कल, तो उसकी रेडियस है 2√2 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये 8 पाई माइनस 4 पाई मतलब 4 पाई, 4 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये होगा 2 पाई। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So that's it. This is how we could have solved question number 12. Then we move on to question number 13. एक और आसान सा क्वेश्चन, if x is a positive real number such that this is equal to this, then the greatest integer not exceeding x is, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो 4 है इसे x की पावर बना सकते हैं, तो log और x की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पर 10 तो है ही, ठीक। या चलो मेरे ख्याल से ऐसे, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 4 जो है ये x की पावर बन जाएगी, और उसके बाद अगर देखोगे तो ये जो 100 है इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, या चलो मेरे ख्याल से थोड़ा इजी ही रखते हैं अपन, इसको डायरेक्टली अपन सॉल्व करते हैं, 4 log x टू द बेस 10, और ये जो 100 है ये है 10 का स्क्वायर, तो जो बेस की पावर होती है वो हमेशा लॉग के सामने तो आती है लेकिन रेसिप्रोकल में आती है, तो यहाँ पे 4/2 log x टू द बेस 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो वो 8 को डिवाइड कर देगी, तो 8/3 log x टू द बेस 10, और उसके बाद उधर देखोगे तो ये तो 13 है ही, है ना। अब उसके बाद log x टू द बेस 10 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 4/2, तो 4/2 कितना होता है, तो वो हो जाता है 2, और 8/3 हमारे पास और है, और इसके बाद log x टू द बेस 10 कॉमन आ गया, दैट विल बी 13। इन तीनों को ऐड किया तो 6, 6 3 जा 18, 18 प्लस 8 इज 26, 26/3 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 13, मतलब log x टू द बेस 10 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो 13 3 जा 39, उसके बाद डिवाइडेड बाय 26, राइट। तो ये हमें यहाँ पर पता चलेगा, 13 3 जा 39 डिवाइडेड बाय 26, इसका मतलब ये हो जाएगा 13 3 जा 13 2 जा, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 3/2, है ना। तो log x की जो वैल्यू है वो 3/2 है। क्वेश्चन क्या है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा ना हो, मतलब x के बराबर या x से छोटा हो। अब ऑब्वियसली अगर log x की वैल्यू 1.5 आ रही है तो हमें ये तो श्योर है कि ये x इंटीजर तो है नहीं, तो ये होगा तो कोई रियल नंबर, रैशनल नंबर ही, लेकिन उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमें पता करना है,
है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल किया जा सकता है। अगर आपको ये पता है कि log 40 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, या log 30 की, या log 50 की, तो शायद उससे आपका आसानी से काम हो जाए। या फिर इसे रेडिकल में बदल लो, रेडिकल में बदलोगे तो ये हो जाएगा x, और 10 की पावर 1.5 मतलब 10 की पावर 3/2। ध्यान से देखोगे तो 10 का क्यूब होता है 1000, और 1000 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। हमें पता है 1000 से क्लोजेस्ट जो स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, वो होता है 961, जो कि होता है 31 का स्क्वायर। तो ये 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो x की वैल्यू 31 पॉइंट समथिंग होने वाली है। इसका मतलब अगर हमें इंटीजर पता करना है जो कि x से बड़ा ना हो लेकिन लार्जेस्ट हो, तो वो तो फिर 31 ही होना चाहिए। तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 31। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया, है ना। चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। If the product had cost 40% less and had been sold for 5 rupees less, then the resulting profit would have been 50%. The original selling price in rupees of the product. तो देखो ध्यान से, अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की बात करें, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और रीजनल सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, तो हमसे ये क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस ऐसे सेट किया था कि उस पे 40% का प्रॉफिट हो जाए, है ना। वी ऑल नो कि 10% का मतलब होता है 1/10, तो 40% का मतलब होगा 4/10 मतलब 2/5। तो हमको ये बात समझ में आएगी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 था, तो हमने ये इंश्योर किया था कि उस पे 2 रुपीज का प्रॉफिट हो, मतलब सेलिंग प्राइस 7 हो। तो अब अगर हमसे पूछा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो 7 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है 14। तो अगर इसको 14 लिया तो ये कितना हो गया 10। अब चेक करके देखते हैं कि जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा होगा कि नहीं। मान लो कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था 10 और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 14। तो फिर उन्होंने बोला इफ दी प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, मतलब अगर इसकी कॉस्ट 40% कम होती, तो 10 का 40% 4, तो मतलब 6 रुपीज, और इसको 5 रुपीज कम में बेचा जाता, मतलब 14 में से हम 5 रुपीज कम कर देते 9 रुपीज, तो फिर उसके बाद प्रॉफिट 50% होता। तो क्या हो रहा है? तो यस हो रहा है। 6 की चीज 9 में बिक रही है, इसका मतलब 3 रुपीज का प्रॉफिट, और 3 6 का कितना परसेंट होता है? 50%, मतलब बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता तो 50% का ही प्रॉफिट होता, विच मीन्स ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, could have been solved in less than 1 minute. Then question number 15 देख लेते हैं। A glass is filled with milk. 2/3 of its content is poured out and replaced with water. If this process of pouring out 2/3 of the content is replacing with water is repeated 3 more times, then the final ratio of milk to water in the glass is, right? तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। अगर आप मिल्क से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो न्यूमरेटर में लिखो मिल्क और डिनोमिनेटर में लिखो मिल्क प्लस वाटर, राइट। इनका जो फाइनली रेशियो आता है वो रेशियो होता है 1 - राइट, कितना आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और टोटल कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, मतलब जो भी आप रिप्लेस और रिमूव कर रहे हो, रिमूव एंड रिप्लेस, वो एक्स है, वो पार्ट, और टोटल क्वांटिटी है सी। तो हमें ये पता है कि और फिर उसके बाद कितनी बार ये प्रोसेस की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मिल्क और मिल्क प्लस वाटर जो है उसका रेशियो कितना आएगा, तो हमें ये पता है कि हर प्रोसेस में हम 2/3 पार्ट ऑफ द मिक्सचर निकाल रहे हैं। मतलब अगर टोटल कैपेसिटी मिक्सचर की 3 है, तो हर प्रोसेस में हम 2 निकालते जा रहे हैं। अगर टोटल जो हमारी कैपेसिटी है वो 3 लीटर है, तो उसमें से 2 लीटर निकाला, फिर पानी डाला, फिर 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर वाटर डाला, फिर 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर वाटर डाला। और ये जो प्रोसेस है ये एक बार की और 3 बार और की, 3 more times, मोर का मतलब ये है 3 बार और, मतलब टोटल तो 4 बार हो गई ये प्रोसेस। तो अब अगर इसको सॉल्व किया तो 1 - 2/3 होगा 1/3, और 1/3 की पावर 4 जो है वो हो जाएगा 1/81। तो मतलब फाइनली मिल्क और वाटर के सम के साथ, मतलब पूरे मिक्सचर के साथ रेशो बनेगा 1/81।
लेकिन हमसे पूछा है मिल्क का वाटर के साथ रेशो। तो देखो अगर मिल्क 1 है तो मिल्क और वाटर जो है वो कितना है 81। तो ऑब्वियसली अगर आपको वाटर निकालना है तो 81 में से 1 माइनस करोगे, मतलब मिल्क का वाटर के साथ रेशो बनेगा 1:80। जल्दीबाजी में 1:81 मत मार्क करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, राइट। जो फॉर्मूला है वो हमें बताता है कि फाइनली मिल्क का रेशो मिल्क और वाटर के मिक्सचर के साथ कितना होगा। सिर्फ वाटर के साथ निकालना है तो थोड़ा सा एक स्टेप और सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। नाउ वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। A fruit seller has a total of 187 fruits consisting of apples, mangoes, and oranges. The number of apples and mangoes are in the ratio 5:2। ठीक है, तो हमें पता है कि उसके पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं, टोटल है 187। उसमें से नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ मैंगोज का रेशियो है 5:2। तो लेट से ये 5x है, ये 2x है। तो उसके बाद ऑरेंजेस कितने बचे, तो 5x और 2x मिला के 7x। तो 187 में से 7x माइनस कर दो, तो इतने ऑरेंजेस उसके पास होने चाहिए। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स, तो अब उसने सेल कितना किया, तो सेल जो है उसने किया 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस। तो हाफ ऑफ द ऑरेंजेस इसका हाफ ले लेंगे, ठीक है, जितना भी आएगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि द रेशियो ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू, ठीक है। तो अब ये तो सेल हो गया, अब ये सेल हो गया, तो अनसोल्ड वाला पार्ट कितना बचा, तो अनसोल्ड वाला पार्ट तो 5x में से 75 माइनस कर दो, इतने तो एप्पल बचे हैं। और ऑरेंज आधे बिक गए तो आधे बचेंगे, 187 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये जो अनसोल्ड एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं इनका रेशियो है 3:2, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 5x माइनस 75 डिवाइडेड बाय 187 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2, इनका जो रेशियो है वो होना चाहिए 3:2। तो ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा, ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 जा 20x, 4 का 75 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 300। ये वाली पूरी एक्सप्रेशन इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 187 का 3 टाइम्स, 18 3 जा 54, 540 और 21 और, तो ये हो जाएगा 561 माइनस 21x। उसके बाद 21 और 20 मिलाकर हो जाएगा मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 41x। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 861। तो 41 2 जा 82, बचेगा 4, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 21। तो x आ गया 21, है ना। अब अगर x 21 आ गया तो देन दी टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। तो सबसे पहले तो अपन इस टेबल को फिर से बनाते हैं x की वैल्यू रख के। तो उसके पास टोटल 187 फ्रूट्स है ना। 5 इंटू 21, उसमें से एप्पल है 105, 2 इंटू 21 तो ये हो गया 42। और यहाँ पे 42 और 105 जो है ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 147। तो 187 में से 147 माइनस किया तो यहाँ पे ऑरेंजेस हैं 40। अब उसने सेल किए हैं 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज और इसके हाफ मतलब 20। तो अब उसके पास अनसोल्ड फ्रूट्स कितने बचे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 30 है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 16 है और यहाँ पर 20 है। इन सबको ऐड कर देंगे तो 30 20 50, 50 प्लस 16 तो 66 अनसोल्ड फ्रूट्स उसके पास बचे हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या सारे कैलकुलेशन सही हैं। यस, करेक्ट आंसर 66 है। आंसर ऑप्शन 6, सॉरी आंसर ऑप्शन तो है ही नहीं, करेक्ट आंसर 66 ही होगा। 17th, two places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight road। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेस जो है वो A है, दूसरा जो प्लेस है वो हमारे पास B है। दोनों 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर हैं और दोनों जो है वो एक स्ट्रेट रोड से कनेक्टेड है। अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी। तो एक पर्सन है अनिल जो कि ए से स्टार्ट करता है और उसे जाना है बी की तरफ। एंड देन सुनील गोज फ्रॉम बी टू ए। तो सुनील दूसरा पर्सन है, उसे जाना है बी से स्टार्ट करके ए की तरफ, राइट। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 hour। तो देखो अनिल ने चलना शुरू किया, उसी समय सुनील ने चलना शुरू किया और दोनों किसी पॉइंट पर आकर मिले। मान लेते हैं कि यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है एम, दोनों की मीटिंग हुई।
इसको भी 1 आवर लगे, इसको भी 1 आवर लगे, तो मान 1 आवर का मतलब कितना हो गया, इसको भी 60 मिनट और इसको भी 60 मिनट। ठीक है, 60 नॉट 60 मिनट। ठीक, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इफ अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रीचेस ए, राइट। तो इसका मतलब अनिल का जो टोटल ट्रैवलिंग टाइम है वो सुनील के टोटल ट्रैवलिंग टाइम से 1 hour 15 minutes मतलब 75 मिनट ज्यादा है, राइट। तो विच मीन्स, अब देखो यहाँ तक तो 60-60 मिनट ही लगे हैं, तो इसका मतलब अगर सुनील को ये जो बाकी का पार्ट है एम से ए तक इसको कवर करने में अगर टी मिनट्स लगे होंगे, तो डेफिनेटली अनिल को ये वाला पार्ट कवर करने में 75 मिनट्स टी से ज्यादा लगे होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा कॉन्सेप्ट बना। अब देखो, अगर अनिल और सुनील लगातार एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी स्पीड का जो रेशो होगा वही रेशो यहाँ भी होगा। हमें पता है स्पीड का रेशो टाइम के रेशो से उल्टा होता है, तो अनिल और सुनील की स्पीड का रेशो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम का रेशो उल्टा देखना पड़ेगा, तो T/60। तो स्पीड ऑफ अनिल और स्पीड ऑफ सुनील का रेशो आ जाएगा T/60। यहाँ पे भी टाइम का रेशो उल्टा देखो, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, तो तो सुनील को टाइम लग रहा है 60 और अनिल को टाइम लग रहा है T+75। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन क्या हम इसे, ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ बनेगी ही, T² + 75T, 60 हो जाएगा 3600 और वो यहाँ पर आ जाएगा 3600, दैट इज इक्वल टू 0। तो 60 और 60 का प्रोडक्ट है, उसे दो नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है। ओके, तो देखिए फिर कैसे हो सकता है ये, है ना। ऑब्वियसली 90 × 40 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर, क्या आंसर ऑप्शन से कुछ हेल्प मिल रही है? अगर अनिल की स्पीड जो है वो, मान लीजिए अगर हम आंसर ऑप्शन यूज करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू तो आंसर होती नहीं है, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, राइट। तो अगर मैंने ये माना कि अनिल की स्पीड 16 है, 16 किलोमीटर पर आवर होगी, तो उसे टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 45 किलोमीटर ट्रैवल करने में, 45 किलोमीटर ट्रैवल करने में 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे 40/16 आवर्स, मतलब अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरे पूरे मिनट्स भी नहीं आएंगे, जबकि यहाँ पे तो पूरे पूरे मिनट्स आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से फिर हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जिससे पूरे मिनट्स आ जाएं। तो आई थिंक 12 जो है वो 60 को पूरा डिवाइड करेगा, तो लेट्स एज्यूम कि अनिल की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे टोटल कितना टाइम लगेगा, 45 × 5 मतलब 225 मिनट्स। ठीक है, 225 मिनट्स लगेंगे, इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 225 है, 60 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से ये देखो टोटल टाइम कितना हो रहा है, 60 75 मतलब 135, 135 प्लस टी, तो टी की वैल्यू 90 आ रही है। तो क्या 90 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या क्या ये वाला पार्ट सेटिस्फाई होगा, ध्यान से देख लेते हैं। तो 90/60 जो है वो 3/2 होगा। यहाँ पे अगर हमने देखा ध्यान से, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, है ना। ओके, टी की वैल्यू जो है वो 90 से तो कम आना चाहिए, 225। ठीक है, ओके, 60 और 90 मिला के 150 हो जाएगा ये। ओके, तो इन दोनों का रेशियो अगर हमने देखा तो T/60 है, इन दोनों का रेशियो 60/K, T/60, 60/T+75, ये तो हमने सही बनाया है। टी की वैल्यू को अगर 90 रखेंगे तो क्या हमारा रेशियो मैच होगा, तो 90 रखने से रेशियो जो है वो हमारा मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वाली वैल्यू कम आ रही है, तो हमारा टी जो है वो थोड़ा और छोटा आना चाहिए। अनिल की जो स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, ओके 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 ओके, एक चीज है यहाँ पर, है ना, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे 60 मिनट लिया है, 60 नहीं है,
दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes। तो 1 hour 30 minutes में अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 60 नहीं आएगा, ये 90 आएगा। और अगर आप यहाँ पे 90 लिखोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और 90 इंटू 90 मतलब ये होगा 8100। और उसके बाद फिर अगर आप देखते हो तो यस राइट, फिर हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर अनिल का टोटल टाइम जो है वो 225 मिनट्स है, तो 225 में से 90 प्लस 75 मतलब 165 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू 60 रख के चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू 60 रखते हैं तो 60/90 ये जो है ये नंबर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि 60/90 दिस विल बी 2/3। एंड सिमिलरली यहाँ पे 60 प्लस 75 135 और 90 अपॉन 135 भी 2/3 हो जाएगा, मतलब टी की वैल्यू 60 एकदम करेक्ट होगी। इक्वेशन से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन था, सिर्फ एक वैल्यू को रीड करने में हमने गड़बड़ की। ठीक, चलो वेरी गुड। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है देयर आर फोर नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर, average of first three numbers is 2 more than average of first two numbers, and average of first four numbers is 3 more than the average of first three numbers, then the difference between the largest and the smallest number is right। चलो अगर हम हमारा जो पहला नंबर है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 1, क्योंकि देखो अब यहाँ पे तो सारे नंबर्स जो हैं वो डेफिनेटली एक रेशो में या एक रिलेशनशिप में ही आने वाले हैं, तो हम किसी एक नंबर की वैल्यू को एज्यूम करके भी चल सकते हैं। तो फिर हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि हमारा सेकंड नंबर है x। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, तो अगर हमने पहले दो नंबर का एवरेज कैलकुलेट किया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर, तो वो पहले नंबर से 1 ज्यादा है, मतलब ये 2 है। तो 1 प्लस एक्स जो है वो हो जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब दूसरा नंबर डेफिनेटली 3 है। उसके बाद सिमिलरली अगर हमने थर्ड नंबर को एज्यूम कर लिया y, तो अब इंफॉर्मेशन क्या है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, तो इन तीनों नंबर का एवरेज लेंगे 1 3 और y तीनों का एवरेज, तो तीन नंबर है डिवाइडेड बाय 3, तो वो क्या होगा, तो वो होगा एवरेज ऑफ द इट इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, तो पहले दो नंबर का जो भी एवरेज है उससे ये 2 ज्यादा है। सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 1 प्लस 3 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब हमारा जो तीसरा नंबर है वो 8 होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नंबर 4 है उसको हम z एज्यूम करते हैं और z की वैल्यू निकालते हैं। तो हमको ये पता है कि देन फाइनली उन्होंने बोला है कि एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स, मतलब इन चारों नंबर्स का एवरेज निकालेंगे 1 3 8 और z का एवरेज डिवाइडेड बाय 4, तो ये फर्स्ट थ्री नंबर्स के एवरेज से 3 ज्यादा होगा। तो फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं 1 3 8, इनका एवरेज निकालो और उसमें 3 ऐड करो। तो देखो ये वाला जो एवरेज है ये तो हो गया 12/3 4, 4 प्लस 3 7, और 7 में 4 मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 28, और यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस जेड, इसका मतलब जेड की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमें ये पता चला कि फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड 3 है, थर्ड नंबर 8 है, उसके बाद फोर्थ नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो अगर हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो 16 माइनस 1 ये डिफरेंस आ रहा है 15, राइट। और अब आप चेक भी कर सकते हो, इसको 1 की जगह कुछ और भी लोगे तो भी आपको यही रिलेशन मिलने वाला है। जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर ये a होगा तो ये हमेशा a प्लस 15 आएगा। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स के बीच में 15 का डिफरेंस होगा, आंसर विल बी 15। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। 19th देखेंगे, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 is deposited in bank A for a certain number of years at a simple interest of 5% per annum on maturity। ठीक है, तो चल पहला केस ये है, कौन सा बैंक है ये, बैंक ए। बैंक ए में हम कितना प्रिंसिपल डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं तो नहीं पता n,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 5% पर एनम। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, है ना। तो एक साल का 5% है, तो इसका 5% कितना होगा 500। और एन ईयर्स की बात है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा 500 एन। उसके बाद उन्होंने बोला ऑन मेच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव। तो टोटल अमाउंट हमें कितना मिल जाएगा, तो 10,000 प्लस 500 एन, ये हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। अब इस टोटल अमाउंट को हमने फिर से इन्वेस्ट किया बैंक बी में, डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 years। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 5, एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, राइट। इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो, ठीक है। तो बैंक ए का इंटरेस्ट तो पता है, बैंक बी का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5 years, हर साल 6% तो 5 into 6 30%। इसका 30% निकाल लो, 30% का मतलब होता है 3/10। तो मेरे ख्याल से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 3/10 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू होने वाला है, दैट इज 10,000 प्लस 500 एन। और उन्होंने बोला कि इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में 10:13 का रेशो भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 500 एन पहले केस में इंटरेस्ट है, 3/10 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3000 प्लस 50 into 3 150 एन। और ये जो रेशो है ये है 10/13 के बराबर। तो अब हमसे पूछा है एन की वैल्यू क्या है, तो या तो आप आंसर ऑप्शन से चेक कर लो, एन की वैल्यू पता चल जाएगी, और नहीं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13×5 = 650 एन। यहाँ पर आ जाएगा 3000 प्लस 150 एन, और 650 में से 150 माइनस किया तो 500 एन = 3000। तो एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया, है ना। So this is how question number 19 could have been solved very 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 easily। बार बार यही कहेंगे कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत इजी आता है, हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए और उसमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। देखो एक और एग्जांपल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। A shop wants to sell a certain quantity of grains. It sells half the quantity and an additional 3 kg of these grains to the first customer। तो जो भी क्वांटिटी है उसका हाफ, और उसमें से फिर जो भी बचा उसमें से 3 kg और। Then it sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the second customer. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the third customer, there are no grains left। द इनिशियल क्वांटिटी, तो अब आप आंसर ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो। देखो अगर आपने 50 को चेक किया, तो अगर 50 इनिशियल क्वांटिटी होगी तो सबसे पहले जो पहला कस्टमर आएगा उसे 25 kg प्लस 3 kg मतलब 28 kg बेच दोगे तो बचेगा सिर्फ 22 का हाफ करोगे 11, और 3 और बेच दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 11 प्लस 3 मतलब 14 तो सेल हो गया, 22 में से 14 सेल हो गया तो 8 बचा। 8 का हाफ कर दिया तो यहाँ पर आपके पास 8 का हाफ होगा 4, और 3 kg और सेल कर दिया तो 8, तो अब आपके पास 1 kg बच गया, जबकि बचना कुछ नहीं चाहिए। थर्ड कस्टमर के बाद बचना कुछ नहीं चाहिए। तो 50 kg में तो बच रहा है, तो 50 तो आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा ही बच रहा है, मतलब आंसर थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 42 से चेक कर लो। 42 से चेक करोगे तो 42 का सबसे पहले हाफ किया मतलब 21, 3 kg और सेल किया तो 24, तो 42 में से 24 माइनस हुआ बचा 18। 18 का हाफ किया तो 9, 9 प्लस 3 मतलब 12 kg सेल कर दिया तो बचा 6। फिर 6 का हाफ किया 3, 3 में 3 kg और ऐड कर दिया तो 6 मतलब बचा कुछ भी नहीं, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो प्योरली आंसर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। अगर बिना आंसर ऑप्शन के करना चाहते हो तो रिवर्स में चलो, उल्टा चलो, कि जब आपने हाफ लास्ट वाले कस्टमर को हाफ क्वांटिटी सेल की थी और फिर 3 kg सेल किया था तो कुछ नहीं बचा था, इसका मतलब हाफ को सेल करने के बाद 3 बचा, तो जो भी था उसका हाफ 3 ही था, तो मतलब टोटल 6 होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 3 + 3 था तो यहाँ 6, फिर 6 + 3 9 था तो 9 का डबल, और फिर 18 + 3 हमारे पास 21 था तो 21 का डबल। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना। चलो वेरी गुड। तो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, a plus b root n is the positive square root of 29 minus 12 root 5, where a and b are integers and n is a natural number, then the maximum possible value is।
तो सबसे पहले तो इसका रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका होता है 29 माइनस 12 रूट 5। आसान सा तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो भी नंबर हो उसे 2 बना दो और बाकी सारा पार्ट इस रेडिकल के अंदर लेके चले जाओ, राइट। तो यहाँ पे ये जो 12 है ये हो जाएगा 2 × 6 √5, और ये जो 6 है इसको आप रेडिकल के अंदर लेकर जाओगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 2 - 2 √5 × 36, ऐसे ही होगा ना। मतलब ये नंबर हो गया 29 - 2 √180, ठीक है, राइट। ये होगी हमारी पहली प्रोसेस कि 29 यहाँ पे हमेशा 2 होना चाहिए और बाकी सारा पार्ट रेडिकल के अंदर। अब इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो अब बहुत सिंपल है, आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम होना चाहिए, ये पहला पार्ट a + b होना चाहिए 29, और उनका प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी सेम टू सेम वही प्रोडक्ट होना चाहिए। थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो, आई एम वेरी श्योर समझ में आ जाएगा कि 29 180, तो 20 और 9 होना चाहिए। 20 और 9 का सम 29, दोनों का प्रोडक्ट 180। मतलब a की वैल्यू 20 होगी और b की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो आंसर आता है √a और √b, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। एंड ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोला है तो √a बड़ा होना चाहिए, तो a की वैल्यू आप बड़ा वाला नंबर लोगे, तो ये हो जाएगा √20 माइनस √9, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा √9। इसका मतलब 20 को भी हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा, चलो अच्छा पहले ऐसे मत लिखो, इसको √20 ही रहने दो -3, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, उन्होंने बोला कि ये जो रूट है √20 -3, ये बेसिकली a + b√n के बराबर है ना, a + b√n। तो अब a तो -3 होना चाहिए क्योंकि a तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि एक नेचुरल नंबर ही होगा, तो a की वैल्यू -3। उसके बाद b जो है वो 1 होना चाहिए और n की जो वैल्यू है वो 20 होनी चाहिए। अब चाहो तो आप इस √20 को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उन्होंने आपसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a b n पूछा है, तो इस n को मैक्सिमम ही रहने दो, इसको छोटा मत करो, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि a की वैल्यू हो जाएगी -3, b की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 20, और a b और n का जो मैक्सिमम पॉसिबल सम है -3। देखो अगर इसको सॉल्व कर लिया ना तो ये सम छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए सॉल्व करके देखने की जरूरत भी नहीं है। इन तीनों का मैक्सिमम सम आ जाएगा 18 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया 18 आ गया इसका आंसर। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास ये स्फीयर है, इसके अंदर हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। बॉक्स रखने का मतलब क्या होता है कि इसके चारों आठों कॉर्नर, किसी भी बॉक्स के 8 कॉर्नर्स होते हैं, वो पूरे 8 कॉर्नर इस स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने यहाँ पर इस बॉक्स को रखा, बॉक्स तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो कुछ ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, है ना। इस बॉक्स के सारे कॉर्नर्स जो हैं वो आ जाना चाहिए स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर भी स्फीयर में ही होना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ द बॉक्स हैज टू बी केप्ट इनसाइड द स्फीयर। ठीक, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि देखो इस बॉक्स का ये वाला कॉर्नर भी स्फीयर में है, ये भी स्फीयर में है, और हमें पता है किसी भी बॉक्स के जो दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर होते हैं वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, और ये दोनों पॉइंट स्फीयर में होने चाहिए। मतलब इस बॉक्स का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, वो इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो स्फीयर का डायमीटर और ये लॉन्गेस्ट डायगोनल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यही जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ये स्फीयर के रेडियस का डबल मतलब उसका डायमीटर होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब क्या ये चीज निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से, सरफेस एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है 846। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, बॉक्स का सरफेस एरिया
2 times of LB plus BH plus HL, that is equal to 846, and the sum of the lengths of all its edges. तो हमें पता है कि जब हम किसी भी बॉक्स के सारे एजेस को ऐड करते हैं तो उसमें हमें 4 बार लेंथ दिखाई देती है, 4 बार ब्रेथ और 4 बार हाइट होगा ना। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो अगर ये लेंथ है तो यहाँ पर एक एल, ये वाला एक एल, ये वाला एक एल और ये वाला एक एल। सिमिलरली अगर ये ब्रेथ है तो ये एक बी, ये एक बी, ऊपर एक बी, ऊपर एक बी, 4 बी। और अगर ये हाइट है तो ये 4 हाइट भी आ जाएंगी। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट मिला के पूरे 12 एजेस कंप्लीट होते हैं। तो इन सबका जो सम है वो 144 है। यहां से पता चल जाएगा कि एल, बी और एच का जो सम है वो 36 है। फिर हम ये भी जानते हैं कि एल, बी और एच का जो स्क्वायर होगा, सम का स्क्वायर, वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एंड अब अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया तो ऑब्वियसली एल बी एच जो है वो 36 है, तो 36 का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 846। ठीक है, 36 स्क्वायर होता है 1296। 1296 में से 846 माइनस करोगे तो एल, बी और एच के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा 450। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा डायमीटर है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 450। ठीक है, और 450 जो है वो 225 का डबल होता है, तो 225 इंटू 225 किसका रूट हो जाता है, 15 का। 15 का स्क्वायर होता है तो 15 रूट 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 15/2 रूट 2। अब हमसे पूछा है स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 4/3, पाई तो आंसर ऑप्शन में है ही, आर हमें पता है इसका क्यूब है, मतलब ये हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब तो चीजें आसान हो गई। 2 2 से ये 4 कैंसिल, एक 2 से ये 2 रूट 2 कैंसिल, और ये 3 से ये 5 कैंसिल। तो हमारे पास बचा 5 इंटू 15 इंटू 15, जो कि आ जाएगा 1125 पाई, और एक रूट 2 भी बच जाएगा। तो दैट्स इट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन सी। तो अप टू सम एक्सटेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसके बाद सारे कैलकुलेशन 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 है, एंड आई एम वेरी श्योर कि कैलकुलेशंस तो आप लोग परफॉर्म कर लेंगे, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो पेपर है वो हो जाता है सॉल्व, पूरे 22 क्वेश्चंस। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सुपर गेट्स आपके लिए एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिसमें कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट सभी के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका बैच भी है हमारे पास, सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हो। तो यस, ये जो बैच रहेगा आपका, ये वीकेंड और लेट इवनिंग बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपको 20+ प्रिपरेशन बुक्स मिलेंगे। पूरा जो स्टडी मटेरियल का पैकेज रहेगा उसमें 20+ बुक्स होंगे। 103+ मॉक्स, 103 से भी ज्यादा मॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कैट, जेट, स्नैप एंड मेट सारे एग्जाम के मॉक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और जो आपके ज्यादातर मॉक्स है उनका वीडियो एनालिसिस और सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद 1:1, 1-to-1 मेंटरिंग सपोर्ट रहेगा। वीकली 1:many मेंटरिंग सेशंस रहेंगे। एडिशनल कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन मॉक फॉर्मेट विद सॉल्यूशन। तो जो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको पूरे मॉक के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें खुद सॉल्व करके उसका टाइमिंग वगैरह मेजर कर सकते हो। और इसमें एडमिट श्योर भी इंक्लूडेड होता है, विच मीन्स कि आपकी रिटर्न टेस्ट की तैयारी होने के बाद जीडी, जीपी, मतलब जो भी ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू की जो भी प्रिपरेशन होती है वो इसमें पूरी इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में भी कैट के और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के सारे मॉक कवर हो जाएंगे। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यू विल हैव इनफ कंटेंट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कोर्स हैज बीन डिजाइन फॉर यू, है ना। तो चलिए फिर अब इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी बोला था
कि एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि कैट के प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा सेक्शन, कौन सा एरिया, कौन से टॉपिक में और मटेरियल चाहिए और वीडियोस चाहिए और इनपुट्स चाहिए। वी विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू, है ना। तो चलिए फिर और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।